नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन ही आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक आज है जो आपको करना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इस सारा का सारा किताबों में भी है। तो अगर हमने इसका रिवीजन नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़ा, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। छांटना कई बार उतना आसान होता नहीं है जितना थोड़ा सा एक टीचर मेहनत करके सारे बच्चों को एक साथ बता देता है, वरना हर बच्चे को अपना चीज़ें अलग अलग देखनी पड़ेंगी। पर बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से रिवीजन बार बार करना है। अगर रिवीजन नहीं कर पाए तो कुछ भी फायदा क्लास लेने का फिर होगा नहीं। इसलिए रिवीजन आपको हर बार पढ़ना है, करना है। ठीक है, चलिए भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हाथी रिजर्व के बारे में हम बात करेंगे। तो हाथी जो रिजर्व है, हाथियों के संरक्षण के लिए है। जैसे हम टाइगर रिजर्व टाइगर्स के संरक्षण के लिए कर रहे थे ना, वैसे ही हाथियों को बचाना है। हाथियों को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके तहत 1992 में एक पहल शुरू की गई कि हाथी रिजर्व बनाएंगे। यानी ये क्षेत्र हाथियों के लिए रिजर्व है और यहां पर कोई भी उनसे संबंधित ऐसी गतिविधि नहीं की जाएगी जिससे हाथियों या उनके रहने की जगह को कोई नुकसान हो। यानी हाथियों की भी सुरक्षा होती है इसमें, और हाथियों के आवास यानी हैबिटेट की भी। क्योंकि अगर हाथियों का आवास नहीं होगा, अगर रहने के लिए हमारे पास ही छत ना हो, तो फिर हमारी कहाँ ही सुरक्षा रह जाएगी। इसलिए ये शुरुआत की गई है। और यहां से सवाल आता है दूसरा, कि एशियाई हाथियों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी कहां पर रहती है? तो जो एशियाई हाथी हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में रहते हैं। ये दूसरा सवाल बनता है। दूसरा, ठीक है। तीसरा सवाल बनता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? तो फरवरी 1992 में। यहां से सीधे सीधे सवाल बनेगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई और उसके मुख्य उद्देश्यों में तीन ये हैं कि एक तो मानव और हाथी के संघर्ष को रोकना, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पे इंसान भी जंगल की आबादी के पास रहते हैं। ऐसे में जब हाथियों का झुंड आता है तो उनका आपस में संघर्ष होता है। इसमें इंसानों को भी नुकसान होता है और हाथियों को भी होता है। तो मानव और हाथियों के संघर्ष की स्थिति ही ना आए, यह इसका उद्देश्य है। दूसरा, हाथियों और उनके आवास का संरक्षण करना। हाथियों और उनके आवास का संरक्षण करना। और बेटा तीसरा है, पालतू हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना। पालतू हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना। जो हाथी किसी के पेट हैं, कहीं पालतू हैं, तो ऐसा ना हो उनके साथ मनमानी चल रही हो, उनका भी कल्याण सुनिश्चित करना। ये सब टाइगर रिजर्व के, ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के उद्देश्य हैं। सारे के सारे क्या हैं? ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के मेरे शेरों उद्देश्य हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? चलिए मंत्रालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मंत्रालय इनका कौन सा है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। कुछ आंकड़े देख लेते हैं हम कि टोटल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं हमारे यहाँ। हम एलिफेंट रिजर्व तो बनाते हैं, हाथी रिजर्व बनाते हैं, वो कितने हैं? तो बेटा वर्तमान में 33। अभी हमारे पास 33 जो है एलिफेंट रिजर्व हैं। जब 33 हैं तो 33वां कौन सा है? तो बेटा तराई एलिफेंट रिजर्व है एक, यूपी में तराई एलिफेंट। और पहला पूछा जाएगा तो सिहिंग भूम। पहला तो सिहिंग भूम झारखंड में है। सिहिंग भूम कहां पे है मेरे शेरों? झारखंड में है। ठीक है, तो पहला जो है सिहिंग भूम है और ये कहां पे है? झारखंड में है। ठीक है, तो पहला एलिफेंट रिजर्व पूछा जाएगा तो सिहिंग भूम बताओगे। ठीक है, सिहिंग भूम बताएंगे पहला वाला, और याद रखना है। ठीक है, दूसरा ये लास्ट वाला पूछा जाए तो 33वां है तराई एलिफेंट रिजर्व। और कभी कभी लास्ट से पहले वाला पूछ लिया जाता है, तो 32वां कौन सा है? अगस्त्य मलाई। 32वां जो एलिफेंट रिजर्व है मेरे शेरों, वो क्या है? अगस्त्य मलाई है। क्या है? अगस्त्य मलाई। ठीक है, तो 32वां जो एलिफेंट रिजर्व है वो अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व है।
फिर सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा हाथियों वाला राज्य, तो यहां से सबसे पहले तो इसी से सवाल बनेगा। सबसे ज्यादा जो हाथी है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, नंबर 2 पे असम में पाए जाते हैं, नंबर 3 पे केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ा हाथी रिजर्व। अगर क्षेत्रफल में देखोगे तो मैसूर है। अगर हाथियों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा, यानी जहां हाथी सबसे ज्यादा रहते हो, तो वो भी मैसूर है। और बेटा हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कर्नाटक में होती है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या कहां होती है, ध्यान रखना है। हाँ, ये कहां पे होती है, तो याद रखना है बेटा, मैसूर एलिफेंट रिजर्व। सबसे बड़ा हाथी रिजर्व मैसूर एलिफेंट रिजर्व, जनसंख्या के मामले में भी, हाथियों की संख्या और क्षेत्रफल के मामले में भी। और हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या जो है कर्नाटक में है। कहां पे है, कर्नाटक में है हाथियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या। गज उत्सव के बारे में हम बात करेंगे। एक गज उत्सव है, गज उत्सव। बेटा मैंने बताया था उस दिन भी कि कौन सा एलिफेंट रिजर्व कब बना है, वो करवाएंगे एक छोटी सी क्लास लास्ट में। कुछ मिक्स चीजें आएंगी, सारी चीजों की मिक्स, इसी की, जब ये पर्यावरण वाले टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो वहां वो शामिल रहेगा भाई पटेल जी, वहां वो शामिल रहेगा। ठीक है, चलिए गज उत्सव। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल हुए। देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ है, तो ये हुआ है 1992 में। 2022 में इसे 30 साल हो गए। इसलिए 2023 में, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल पूरे हो गए थे, इसलिए 2023 में काजीरंगा में, कहां पे बेटा, काजीरंगा में ये गज उत्सव मनाया गया था। और ये चारों सवाल बन सकते हैं। गज उत्सव किस लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर। कब, 2023 में। और कहां, काजीरंगा नेशनल पार्क में। हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है और 2010 में सरकार ने हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया। 2010 में सरकार ने क्या कर दिया बेटा, तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु जो है घोषित कर दिया है 2010 में। कब, 2010 में। यानी ये नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया कब, 2010 में। और यहां से सवाल बनेगा, यहां से सवाल बनेगा बेटा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। माइक कार्यक्रम के बारे में पूछा जाएगा, तो माइक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पहले। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स बेटा माइक कार्यक्रम है। और हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी इसके तहत होती है, कि हाथियों की जो अवैध हत्या हो। और उसमें पूछा जाएगा कि भारत में माइक कार्यक्रम के तहत कितने केंद्र हैं, तो भारत में बेटा 10 केंद्र हैं। क्योंकि माइक कार्यक्रम ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, केवल भारत के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चलता है माइक कार्यक्रम। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चलने वाला ये माइक कार्यक्रम है, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलने वाला जो माइक कार्यक्रम है, ठीक है, उसके 10 केंद्र भारत में है। कुछ प्रमुख एलिफेंट रिजर्व हैं, उनकी सूची हम देख लेते हैं। मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक में है, ये भारत का सबसे बड़ा है। मैसूर कर्नाटक में, भारत का सबसे बड़ा। दांडेली भी कर्नाटक में है, दांडेली भी कर्नाटक है बेटा। अच्छा, क्विज बेटा 2-4 दिन थोड़े से नहीं हो पाए, आज फिर से डलवाएंगे, है ना, फिर से डल जाएंगे शाम को। चलिए, तो देखो हमने पढ़ा था ना, अगर एक बार थम्स अप करना अगर कनेक्ट कर पाओ, दांडेली अंशी हमने पढ़ा था ना, दांदेली अंशी। ये दांदेली या दांडेली एक ही बात है, कोई इसको डी को दे लिख देगा, कोई डे लिख देगा। तो जो दांडेली या दांदेली है, हमने पहले ही पढ़ा था टाइगर रिजर्व में, दांदेली अंशी नाम से वहां आया था कि दांदेली अंशी कितना नाटक करती है। तो याद रखना है ये वही है सेम, ये वही है सेम। ठीक है बेटा, चलिए तो काजीरंगा नाम से आ गया। काजीरंगा के साथ चाहे कुछ भी जोड़ो आप पहचान लोगे, असम का है, एक बार रिवाइज कर लेना बस। धनसिरी भैया, धनसिरी तो औसम निकली,
सारे पैसे को लूट के ले गई चहल से है। धनश्री तो औसम निकली, धनश्री तो बिल्कुल औसम ही निकली भैया, वो तो सारे पैसे को लूट के ले गई है। चलिए असम, औसम, तो वो तो ले गई चहल से। और देहिंग पटकाई आप बार बार पढ़ते हो, असम से कनेक्ट है, तो चाहे वो एलिफेंट रिजर्व हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, वो सब किससे आएगा बेटा, वो सभी असम से कनेक्ट हो जाएगा, सभी हो जाएगा बेटा, हाँ ध्यान रखना है। चलिए वो सभी हो जाएगा। एक बार इनका रिवीजन करो। चलिए एक बच्चा पूछ रहा है सर कैमूर वाला भी है ना, कैमूर वाला। अरे मेरा भी फेवरेट है मेरे भाई, यूजी का नाम मत लीजिए सर, मेरा भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, पर उसके साथ अब जो हुआ है वो तो हुआ है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मेरी भी उसके साथ मतलब पूरी सहानुभूति है मेरे शोर शेर, पूरी सहानुभूति है। ठीक है, देखिए बेटा कैमूर का ना अभी नोटिफिकेशन जब फाइनल हो जाएगा मैं तभी जोड़वाऊंगा उसे, ऐसे कोई ना कोई आता रहता है, कोई है ना, इसलिए अभी आप उसे 58 को ही मानो, अभी आप देखोगे ना लेटेस्ट 58 ही है वो, लेटेस्ट 58 ही है बेटा। ठीक है, अक्षय कुमार कह रहे हैं सर आपकी कोई बुक है स्टैटिक जीके की, हाँ नवीन सर वाली बुक आती है ना बेटा, वो हमारी बुक है, नवीन सर वाली जो बुक आती है स्टैटिक जीके की वो हमारी है। ठीक है, चलिए तो धनसिरी हो गई असम की, दिहिंग पटकाई असम का है, काजीरंगा और कार्बी जो एंगलोंग है बेटा वो असम का है, दांडेली कर्नाटक का है, और मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो है कर्नाटक का है। मैसूर एलिफेंट रिजर्व कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए वायनाड केरल का है बेटा, वायनाड, वायनाड केरल का है, पेरियार केरल का है, अनामुडी केरल का है। इन तीनों को तो आप पहचान लोगे, इन तीनों को तो आप पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे कि भैया वायनाड कहाँ का है, तो वायनाड तो जगह है, राहुल गांधी सांसद भी है वहां से। पेरियार हमने पहले भी पढ़ा है, अनामुडी ना अन्ना के चक्कर में ना मुंडी के चक्कर में पढ़े लिखे लोग, बस नीलांबुर को बार बार याद करना है, नीलांबुर ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा। तराई एलिफेंट रिजर्व बेटा, तराई वाला उत्तर प्रदेश में है, 33वां है भारत का। और नीलगिरी आप और चीजें भी पढ़ते हो तमिलनाडु में, और अगस्त मलाई, मलाई वर्ड भी आप किसके लिए पढ़ते हो बेटा, तो मलाई भी आप तमिलनाडु से ही कनेक्ट करते हो, मलाई भी। ठीक है, मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, ये तीनों ही नाम समझ जाओगे आप। मयूरभंज उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, संबलपुर भी उड़ीसा। तो मयूरभंज, महानदी, संबलपुर ये तीनों उड़ीसा से संबंधित है, ये तीनों ध्यान रखना है किससे, उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, चलिए सोनितपुर असम से है, सोनितपुर टाइगर रिजर्व कहाँ का है बेटा, सॉरी एलिफेंट रिजर्व, हम एलिफेंट रिजर्व पढ़ रहे हैं, तो ये असम का है। और ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सीधे कनेक्ट नहीं हो रहा, ना देहिंग पटकाई की तरह ना काजीरंगा की तरह, तो ये सोनितपुर असम का है, ये आपको याद ही करना है कैसे भी करके। सिंगफन, भैया फन होता है नाग के, और इटांकी कभी कभी ईंटों के नीचे आ जाता है, नाग ईंटों के नीचे, तो सिंगफन भी नागालैंड का है और इटांकी भी नागालैंड का है। गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, तो गारो हिल्स आपको पता ही है, गारो की पहाड़ियां मेघालय में है, आप कभी भी गलत नहीं करोगे, तो ज्यादातर आपको याद ही है ये, इनमें कॉमन सेंस लगेगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में सबको रट दोगे जो जो अलग हैं, क्यों, क्योंकि याद करने की हमें सिंगफन को हमने जोड़ दिया, सिंगफन हमने नाग से जोड़ दिया भैया, सिंगफन, ठीक है नाग से जोड़ दिया है। ठीक है, याद रखना है सिंगफन नाग से जोड़ दिया है। और दूसरा बेटा इटांकी नागालैंड, गारो हिल्स याद रखना है बेटा मेघालय, गारो हिल्स मेघालय याद रखना है, गारो हिल्स मेघालय। ठीक है, गारो हिल्स मेघालय। सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व बेटा झारखंड याद रखना है, सिंहभूम, और ये सबसे पहला है, यहां से सवाल बनता है,
सिंह भूम से सवाल बनता है क्योंकि ये सबसे पहला है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, बदल खोल या बादल खोल, तमोर पिंगला हाथी रिजर्व। हालांकि तमोर पिंगला वर्ड आप पहले भी देख चुके हो, गुरु घासीदास के मामले में आप तमोर पिंगला पहले भी पढ़ चुके हो। तो बेटा ये छत्तीसगढ़ का हाथी रिजर्व है, ये छत्तीसगढ़ का हाथी रिजर्व है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए श्रीविल्लीपुथूर, श्रीविल्लीपुथूर आपने पहले भी पढ़ा है, ये भी तमिलनाडु से आप कनेक्ट कर दोगे। तराई वाला 33वां है, लास्ट वाला तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। शिवलिक को आपको याद करना पड़ेगा बेटा, शिवलिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में है। शिवलिक हाथी रिजर्व कहां पे है? उत्तराखंड में है। और मयूर झरना, देखो मयूरभंज छऊ तो है उड़ीसा का, पर मयूर का झरना तो बंगले में ही लगवाओगे। आपको झरना बनवाना है अपने बंगले में, आप कहोगे जी मयूर वाला, जिसमें मोर पंख फैलाए खड़ा हो और उसमें से ही फुहार निकल रही हो पानी की। तो मयूर का झरना तो बनेगा कहां पे? बंगले में। और मयूरभंज छऊ जो है बेटा वो उड़ीसा में है, डांस। तो मयूरभंज नाम से, पर मयूर झरना जो है, मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल का है। और कामेंग याद रखना है बेटा, अरुणाचल का है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश का है। कामेंग कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कामेंग ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो बादलखोल तमोर पुंगला हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ का है। श्रीविल्लीपुथूर हाथी रिजर्व तमिलनाडु का है। तराई हाथी रिजर्व यूपी का है ना। एक बार याद करने की कोशिश करूं, आप ईमानदारी से इधर मत देखना और बताना कितने आप सही कर पाए। क्या मैसूर वाला कहां पे है? मैसूर वाला क्या ये कर्नाटक में है? दांडेली, भैया दंड मिलेगा, नाटक किया तो दंड मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हो कनेक्ट। क्या ये भी कर्नाटक का है? काजीरंगा नाम आते ही ये क्या अपने आप ही असम का हो गया? धनसिरी तो भैया औसम निकली, सब कुछ कमाया चहल ने और लेके वो चली गई, धनसिरी तो औसम निकल गई। और भाई दिहिंग पटकाई असम से जुड़ा हुआ पहले ही है। वायनाड, नीलांबुर, पेरियार और अनामुडी, क्या ये आपको पता है ये कहाँ के हैं? तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ का है? तराई एलिफेंट रिजर्व बेटा, तो तराई वाला बताओ कहाँ का है एलिफेंट रिजर्व? तराई यूपी का है, 33वां है वैसे ये। नीलगिरी अगस्त्यमलाई, नीलगिरी भी और अगस्त्यमलाई दोनों तमिलनाडु के हैं। मयूरभंज नाम से ही उड़ीसा का है। महानदी नाम से ही उड़ीसा का है। संबलपुर नाम से ही उड़ीसा का हो जाएगा, नाम से ही उड़ीसा की तरह हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए सोनितपुर, सोनितपुर असम का है। सोनितपुर असम का। सिंगफन भैया, सिंगफन, सिंग की जगह फन रहवे उसके, फन क्या है वो? नाग। और इटांकी, ईंटों के नीचे मिलता है भैया नाग कभी कभी, इटांकी, तो ये भी नागालैंड का है। गारो हिल्स मेघालय का हो जाएगा। सिंहभूम हाथी रिजर्व बेटा पहला वाला था ये सबसे पहले। और झारखंड में सिंह की भूमि तो भैया झाड़ियां हैं, झाड़ियों में ही तो रहता है सिंह, जंगलों में। बदलखोल तमोर पिंगला आते ही हम छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे। श्रीविल्लीपुथूर, श्रीवल्ली से तुम मिलने जाओगे, श्रीवल्ली से मिलने जाओगे, वो जो पुष्पा वाली श्रीवल्ली है, तो श्रीवल्ली को हम कह देंगे तमिलनाडु। तराई हाथी रिजर्व वही यूपी का। शिवालिक उत्तराखंड का है। मयूर झरना भैया, मयूर झरना तो आपको पता ही है, मयूर झरना तो हम बंगले में बनवाएंगे। और कामेंग अरुणाचल में। जल्दी बताओ कितने गलत हुए, कितने गलत हुए? तिवारी जी आप डरो मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल मत डरो आप तिवारी जी, सब अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन तैयारी है आपकी, मत डरो। हाँ बेटा आते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए अब हाथी गलियारा, देखो हाथी गलियारा क्या होता है? जैसे दो हाथी रिजर्व हैं, यहां हाथी रहते हैं और मान लो यहां हाथी रहते हैं खूब सारे। अब हाथियों को केवल एक ही जगह पे रखोगे क्या? मान लो यहां वाले हाथी हैं, उसमें से किसी एक हाथी की इंगेजमेंट हो गई, यहां इस वाले की हथनी से इंगेजमेंट हो गई। यहां एक हाथी रहता है चीकू, और यहां चीकी नाम की हाथी है, लेडी हाथी, उससे एंगेजमेंट हो गई है। तो भैया बारात लेके तो जाना पड़ेगा। अब ये तो अलग है, ये अलग है, तो इसलिए कॉरिडोर बना रखा है जहां आराम से चले जाएं, जहां आदमी डिस्टर्ब ना करे।
जहां आराम से चले जाएं, जहां आदमी डिस्टर्ब ना करें। एक कॉरिडोर बना दिया, ये कॉरिडोर पतला सा रास्ता जहां पे हाथी अपना दौड़े चले जाए, है ना, बारात लेके, है ना। बाकी जो हाथी हैं वो शादी में डांस वांस करते चले, आज मेरे यार की शादी है, और सिंपल पहुंच जाए। तो ये हाथी कॉरिडोर है। दो हाथियों के रहने वाले जो आवास हैं, क्षेत्र हैं, उनके बीच जो एक संकरा सा रास्ता, नैरो जो एक रास्ता बना दिया जाता है, उसको हम हाथी कॉरिडोर के तौर पे जानते हैं बेटा, हाथी कॉरिडोर के तौर पे जानते हैं। ठीक है, चलिए। और हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है बेटा, याद रखना है। ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों की गणना 5 साल में होती है। कितने में होती है? 5 साल में होती है हाथियों की गणना। दूसरा टॉपिक है आज का, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है बेटा ये। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2 है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो, अब तक हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बड़े एरिया, बहुत बड़ा जो एरिया होता है, उसको हम क्या घोषित करते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। और उसमें हमारा उद्देश्य होता है कि भाई इस पूरे क्षेत्र को हम सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रहेंगे, इसको हम, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होने देंगे, ज्यादा बदलाव नहीं होने देंगे बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़े पैमाने पर जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, बड़े पैमाने पर यानी बहुत विभिन्न प्रकार की वनस्पति हैं, विभिन्न प्रकार के वहां जीव जंतु हैं, ऐसे पाए जाते हैं। तो बेटा, ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं? प्रकृति का संरक्षण तो करते ही हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास के संबंध का भी ये संतुलन करते हैं। यानी वहां आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक तौर पे भी चीजें जो हैं बेहतर हो, ये काम भी बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं बेटा। चलिए, यहां से सवाल नहीं आएगा, सवाल यहां से आएगा। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। देखो बेटा, एक कार्यक्रम है यूनेस्को का, पहले तो यही कि ये किसने किया है? यूनेस्को ने। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व तो नॉर्मल भी बनते हैं, हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नॉर्मल भी हैं, हम खुद भी घोषित कर देते हैं। पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको यूनेस्को भी करता है। जैसे हमारे जैसे हमारी जो धरोहरें बहुत हैं, पर कुछ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर देता है, जैसे हमारी 44 हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बस वही धरोहर है, धरोहर तो हमारे पास बहुत सारी है इतिहास की। ऐसे ही भैया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे यहाँ, पर उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अपने एक मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी शामिल किया हुआ है। और ये प्रोग्राम इन्होंने 1971 में शुरू किया था। यहां से सवाल बनेगा कि यूनेस्को ने मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू किया था? 1971 में शुरू किया था बेटा। इसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना है। लोग और उनके बीच, पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना इसका उद्देश्य है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए। और भारत सरकार ने बायोस्फीयर रिजर्व योजना कब शुरू की? तो ये 1986 में। तो 2 डेट हमें याद रखनी है अब तक, बाकी चीजें से नहीं पूछा जाएगा आसानी से सवाल। ये पूछा जाएगा कि भाई मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम किसने चलाया है? तो ये चलाया है यूनेस्को ने। एक सवाल यहां से बन सकता है। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1971 में हुआ। और भारत ने बेटा बायोस्फीयर रिजर्व योजना कब शुरू की है? 1986 में की है। किसी भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 जोन होते हैं और यह पूछ लिया जाता है। जैव मंडल, किसी भी बेटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, किसी भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, किसी भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 जोन होते हैं। 3, उनमें एक
कोर जोन, एक बफर जोन और एक संक्रमण जोन। कोर जोन का मतलब है, चलिए 4 गलत हुए, ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 तो हो सकते हैं। कोर जोन का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी गतिविधि नहीं होगी, पूरी तरह संरक्षित है वो, उसमें कोई छेड़छाड़ इंसान के द्वारा नहीं होगी। बफर जोन में कुछ कुछ एक्टिविटी हो सकती है, जैसे वैज्ञानिक शोध हो सकता है कोई, यानी हम कोई रिसर्च वगैरह कर सकते हैं उस टाइप की, यानी जो पूरे सबके कल्याण के लिए हो एक तरह से, उस टाइप की। और ट्रांजिशन जोन होता है बेटा ऐसा कि जैसे बाहर इंसान रहते हैं, 3 जोन है ये, बाहर इंसान रहते हैं और अंदर की तरफ जंगल है वो, तो जंगल में कुछ कुछ लोग लकड़ी लेने भी आएंगे, थोड़ा बहुत कटाई वटाई भी कर ली, ठीक है, घूमने फिरने भी आ सकते हैं, तो उस तरह की चीजें जो हैं वो ट्रांजिशन जोन में हो सकती हैं। तो 3 जोन होते हैं बेटा, ठीक है, 3 जोन होते हैं, याद रखना है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो ध्यान रखना है भारत में लगभग लगभग 18, लगभग नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट 18 ही है, एग्जैक्ट 18 है। और ये जोन ये है बेटा, देखो ये जोन है, यहाँ पे कोर में कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टूरिज्म वगैरह भी, कैमरा है तो थोड़ा बहुत लोग घूमने आ सकते हैं बेटा, थोड़ा घूमने आ सकते हैं, ठीक है, रिसर्च हो सकती है यहाँ पे, है ना, मॉनिटरिंग हो सकती है कि क्या क्या है मामला, है ना, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित कोई चीज हो सकती है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं इसमें। और फिर लास्ट वाला है बाहर, तो बाहर थोड़ा बहुत जैसे घर वर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, मान लो आदिवासी हैं कुछ, तो ये 3 जोन है, ये जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये जोन पूछे जाते हैं कितने जोन होते हैं, सबसे अंदर ये कोर होता है, उससे बाहर बफर होता है, उससे बाहर ट्रांजिशन जोन होता है, हिंदी में ये कोर, बफर और संक्रमण के तौर पे जाने जाते हैं। वर्तमान में सीधे सवाल आएगा हमारे कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो हमारे कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। फिर पूछेगा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल है, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में कितने शामिल हैं बेटा, तो इन 18 में से 13 शामिल हैं, इन 18 में से 13 शामिल हैं, ध्यान रखना है 13 शामिल हैं। तो वर्तमान में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, और यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इनमें से कितने शामिल हैं, तो 13 शामिल हैं, ठीक है, इनमें से 13 शामिल हैं। चलिए पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, यहां से सवाल आएगा, तो तमिलनाडु में आपने देखा होगा नीलगिरी, नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, हिंदी या अंग्रेजी में जो भी पूछे, और ये डेट भी पूछी जाती है, ये कब कब बना था बेटा, तो सबसे पहले नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे घोषित किया गया, और ये 1986 में हुआ था, 1986 में। सबसे बड़ा पूछेगा तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, भाई 18 में सबसे पहला कौन सा है, नीलगिरी, सबसे बड़ा है कच्छ, किसके लिए फेमस है, जंगली गधे के लिए, वाइल्ड एस के लिए, सबसे लार्जेस्ट है, लगभग 12,454 वर्ग किलोमीटर में है। हालांकि ये चीज कई बार नहीं पूछी गई है, तो ये ध्यान रखना, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछेगा तो डिब्रूगढ़ सैखोवा, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, आपको सारे पता होने चाहिए, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। मैं अगर टाइगर रिजर्व बताऊं सबसे बड़ा, तो जल्दी बताओ, क्या नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, हाँ या ना में जवाब दे दो बस। और क्या बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है, क्या बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है बेटा, बुक में 12 दिए बेटा, ये अभी हुआ है, सितंबर 2025 में ही हुआ है, ये 13वां सितंबर 2025 में ही हुआ है, इसलिए बुक में 12 होंगे। तो बुक जो उससे पहले छपी है सारी बुक में ही 12 मिलेगा, जब नवीन सर ने पढ़ाई होगी उस टाइम पे, या मैंने पढ़ाई होगी पिछली बार, तो भी 12 ही मिलेगा, अब 13 मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए तो याद रखना है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ सैखोवा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और डिब्रूगढ़ सैखोवा केवल 765 वर्ग किलोमीटर का है। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे के क्षेत्रफल का होगा तो बहुत अच्छा है। पहला समुद्री, फिर आ जाएगा समुद्री, क्योंकि समुद्र में भी तो हमको भाई जैव विविधता को बचाना है। समुद्र में भी तो बचाना है हमें जैव विविधता को। जो समुद्र में भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाई जाती है, तो केवल सुरक्षित हमें जमीन वाली चीज ही नहीं रखनी है, समुद्री भी तो रखना है। तो मन्नार की खाड़ी, ये बोलते हैं मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व बेटा, तमिलनाडु में जो है ये पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व है और इसका क्षेत्रफल लगभग 10,500 है। यहां तक दोबारा देखो, क्योंकि ये सवाल थोड़े से मुश्किल आपको लग रहे होंगे थोड़े से। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन होते हैं, सीधे पूछा जाएगा तो 3 है। कोर जोन है, बफर जोन है, ट्रांजिशन जोन है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। इन सब का टोटल लगभग कितना एरिया है? तो 60,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए वर्तमान में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 हैं बेटा। कितने हैं? 18। इनमें से यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में कितने शामिल हैं? 13 हैं बेटा। 13 को यूनेस्को ने मान्यता दी है। पहला वाला नीलगिरी था 1986, टोटल मिला के हमारा जो नीलगिरी 18 में से पहला। सबसे बड़ा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसकी लगभग 12,454 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व बेटा डिब्रूगढ़ सैखोवा है। डिब्रूगढ़ सैखोवा, डिब्रूगढ़ सैखोवा का केवल 765 वर्ग किलोमीटर ही है, 765। और पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु का, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, और क्षेत्रफल इसका 10,500 वर्ग किलोमीटर है। 10,500 वर्ग किलोमीटर। हाँ बेटा, कच्छ वाला गुजरात में पड़ता है। ठीक है पटेल जी, गुजरात में पड़ता है। अब 13वां कौन सा है? तो शीत मरुस्थल, जिसे अंग्रेजी में कह देते हैं कोल्ड डेजर्ट, और ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश में जो कोल्ड डेजर्ट है बेटा, ये 13th ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया है, कोल्ड डेजर्ट को। ठीक है, 12वां पन्ना था, आपने पहले पन्ना पढ़ रखा होगा, 12वां पन्ना था बेटा। ठीक है, चलिए ये बायोस्फीयर रिजर्व है बेटा इंडिया के, कहाँ कहाँ पे हैं देख लेंगे आप। ठीक है, जैसे कोल्ड डेजर्ट हम देख रहे हैं, ये हिमाचल में है। नंदा देवी हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, कच्छ हम गुजरात में देख रहे हैं। ठीक है बेटा, याद रखना है। पचमढ़ी और पन्ना हम एमपी में देख रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे ही सुंदरबन को हम कहाँ पे देख रहे हैं? बंगाल में देख रहे हैं। देहांग दिबांग को हम यहाँ देख रहे हैं बेटा, अरुणाचल में। ठीक है, मानस डिब्रू सैखोवा असम में देख रहे हैं हम। कहाँ पे? असम में देख रहे हैं। कंचनजंगा को हम सिक्किम में देख रहे हैं, कंचनजंगा को। ठीक है, अचनकमार और अमरकंटक, अचनकमार और अमरकंटक बेटा याद रखना है, हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों के एरिया में है। ठीक है, याद रखना है। नीलगिरी हम कहाँ देख रहे हैं बेटा? ये चलिए, तो कर्नाटक तमिलनाडु में पड़ जाता है ये नीलगिरी, है ना, पड़ जाता है कर्नाटक तमिलनाडु में। और हम अगस्त्यमलाई देख रहे हैं बेटा, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु और केरला में है। अगस्त्यमलाई यहाँ तमिलनाडु और केरला में है। ठीक है, चलिए मन्नार की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ मन्नार, हम यहाँ तमिलनाडु में बिल्कुल समुद्र पे देख रहे हैं बेटा। शेषाचलम हम आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं। सिमलीपाल हम यहाँ उड़ीसा में देख रहे हैं। और ग्रेट निकोबार हम अंडमान निकोबार में देख रहे हैं। ग्रेट निकोबार हम अंडमान निकोबार में देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, याद रखना है बेटा। नोकरेक हम मेघालय में देख रहे हैं, नोकरेक। तो यहाँ आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ये जब पीडीएफ आपको मिलेगी ना, तो इस चित्र से और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये 18 हैं, ये बड़े एरिया हैं, इतने बड़े कि कभी कभी 4-4, 5-5 नेशनल पार्क इस एक एरिया के अंदर रहेंगे, इतने बड़े हैं। हाँ, ये अगर देखा जाए तो हम जितनी भी इकाई पढ़ते हैं, एलिफेंट रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या हम पढ़ते हैं बेटा नेशनल पार्क, या हम टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं,
ये सब में सबसे बड़े हैं, ये बड़े पैमाने वाली चीज है, बड़े पैमाने वाली चीज। ठीक है, चलिए देखिए, तो देख लेते हैं इनको सबको। अब इनमें 13 जो है ना उसमें शामिल, मैं उनको अलग बता दूंगा। देखो 13 शामिल है तो मतलब 5 यूनेस्को वाले प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो ये नीलगिरी और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में ही लगभग पड़ता है। और ये जो है याद रखना है, यूनेस्को में जो शामिल है, मैं यहां पे नंबर दूंगा उसे। तो यूनेस्को का नंबर है बेटा, ये यूनेस्को में है, ये 1986 में शामिल हुआ था। नंदा देवी उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में है बेटा, और ये भी यूनेस्को के प्रोग्राम में शामिल है। नोकरेक कहां पे है? मेघालय। ये बताना पड़ेगा कहां कहां पे है ये। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में है, ये भी बताना पड़ेगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है बेटा, ये भी बताना पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी, और ये भी उसमें शामिल है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है और ये भी उसमें शामिल है। मानस इसमें शामिल नहीं है बेटा, मानस इसमें शामिल नहीं है यूनेस्को वाले में, ठीक है, लेकिन है असम में। बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान और निकोबार में है और ये भी उन 13 में शामिल है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है बेटा, याद रखना है, और ये भी उन 13 में शामिल है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये उनमें शामिल है। डिब्रू सैखेवा असम में है, ये उनमें शामिल नहीं है। दिहांग दिबांग अरुणाचल में है, ये उनमें शामिल नहीं है। पंचमढ़ी बेटा कहां पे है? ये है एमपी में और ये भी उनमें शामिल है, ये भी उनमें शामिल है अगर हम पंचमढ़ी की बात करें। कंचनजंगा सिक्किम में है और ये भी उनमें शामिल है। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु में है, ये भी उसमें शामिल है। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु में बेटा, ये भी उसमें शामिल है। अचनकमार अमरकंटक ये एमपी और छत्तीसगढ़ में है और ये भी उसमें शामिल है। अगस्त्यमलाई कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में। कच्छ का रण उसमें शामिल नहीं है, कच्छ का रण उन 13 में शामिल नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए अब यूनेस्को का फिर से देखेंगे, यहां यूनेस्को कोल्ड डेजर्ट उसमें शामिल है और याद रखना है पन्ना जो है ये भी उसमें शामिल है, पन्ना भी उसमें शामिल है। शेषाचलम की पहाड़ियां नहीं है, शेषाचलम की पहाड़ियां नहीं है बेटा। इनकी ट्रिक क्या है? इनकी तो ट्रिक ही है, देखो नीलगिरी आप हमेशा जानते हो कि भाई तमिलनाडु है मेनली, केरल और कर्नाटक में भी थोड़ा थोड़ा सा है। नंदा देवी उत्तराखंड हम हमेशा हर चीज में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नोकरेक, नोकरेक हमने अभी नेशनल पार्क और उसमें भी पढ़ा था, तो वो भी देख लो मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी हम 1000 बार पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। मानस काजी कैसा मानस है हम पढ़ चुके हैं बेटा। बड़ा निकोबार अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। पंचमढ़ी एमपी में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु। अचनकमार अमरकंटक बेटा एमपी और छत्तीसगढ़। अचनकमार अमरकंटक ध्यान रखना है, अमरकंटक को आप एमपी के लिए जानते हो, अचनकमार आप छत्तीसगढ़ को जानते हो। कच्छ का रण गुजरात में है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए हमारे कितने हैं, 18 हैं, उनमें से 13, 5 कौन कौन से हैं ना याद कर लेना। शेषाचलम नहीं है बेटा, शेष है, ये उन 13 में नहीं है, अभी तो शेष है, ये 13 में नहीं है, ये तो शेष है अभी बेटा, है ना, शेष है, याद रखना है। कच्छ का रण उनमें नहीं है बेटा, 13 में कच्छ का रण नहीं है। डिब्रू सैखोवा दिहांग दिबांग भी नहीं है और मानस भी नहीं है। तो ये 5 ऐसे हैं जो अभी यूनेस्को ने अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किए हैं, बाकी सब शामिल कर लिए हैं, बाकी सब शामिल कर लिए हैं, ठीक है। ये तो हमने कहीं ना कहीं इन सब की ट्रिक याद कर रखी है, हमने सबकी ये कर रखी है, मानस की, काजीरंगा की, ये सब कर रखी है ना। तो आपको मेनली क्या क्या है, देखो मेन तो आपको ये वाला डेटा याद करना है, इसके जोन याद करने हैं पहले तो, फिर ये करना है 18, फिर ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ 1971, फिर ये टोटल एमएबी में शामिल है 13, पहला नीलगिरी है ये याद करना है, सबसे बड़ा कच्छ है ये याद करना है, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको ये एरिया का भी होना चाहिए। सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सैखोवा याद होना चाहिए।
पहला समुद्री बेटा मन्नार याद होना चाहिए। और ध्यान रखना है 13वां बायोस्फीयर रिजर्व शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। नंदा देवी कहाँ पे है, इन सब का फिर ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है। और ये लेटेस्ट है बेटा, यूनेस्को में लेटेस्ट, ये यूनेस्को में जो शामिल हुए हैं ना, यूनेस्को में लेटेस्ट है, 13वां है। इससे पहले पन्ना हुआ था शामिल, 12वां। पन्ना 12वां था बेटा, पन्ना कौन सा था, 12वां था, ठीक है। तो ये जिस साल, याद रखना है बेटा, ये जिस साल इनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया वो साल यहां पे दिए हुए हैं, वो साल दिए हुए हैं यहां पे, ठीक है। चलिए ये इतना आ जाएगा। अब ये 4 सवाल यहां से भी बनते हैं। देखो बायोडायवर्सिटी के हमारे इंडिया में 4 हॉटस्पॉट माने जाते हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है हॉटस्पॉट। आजकल हॉटस्पॉट तो आप वैसे भी लेते हो ना, क्या लेते हो बेटा, हॉटस्पॉट आप नेट पे भी लेते हो, नेट से, है ना, कि भाई अपना हॉटस्पॉट देना थोड़ा सा। तो याद रखना है, याद रखना है कि भैया हॉटस्पॉट जो है डायवर्सिटी के 4 हैं, यहां पे बहुत ज्यादा। ये कौन से हॉटस्पॉट कि याद रखना है बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा संख्या में ये वनस्पति और ये पाया जाता है बायोडायवर्सिटी। और खतरा भी हमेशा रहता है, हमेशा खतरा भी मंडराता रहता है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां मिलती हैं। अस्तित्व पर याद रखना है बेटा निरंतर संकट बना रहता है, और इनको तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहलाते हैं, ये जैव विविधता के, जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट, ठीक है। चलिए अक्सर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ के जो जितना भी जीव जंतु हैं उनको हम फौना कहेंगे, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको हम फ्लोरा कहेंगे, नॉर्मल भाषा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 हैं कौन कौन से, सवाल आता है इनमें से कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है। तो आपको चारों पता होने चाहिए। पहला है हिमालयी क्षेत्र। तो हिमालय में देखो भैया, इसमें भूटान है, नेपाल है, नॉर्थ और साउथ इंडिया के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र जो है, तो याद रखना है ये इसमें आता है भूटान, नेपाल, नॉर्थ इंडिया, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र आएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाट पर कभी कभी केवल पश्चिमी घाट ही आता है ऑप्शन में, वो एक ही बात है, पश्चिमी घाट ही आए तो वह पश्चिमी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा। तीसरा याद रखना है बेटा, तो इसमें कौन कौन सी वो है ये देख लो, जैसे अगस्त मलाई है, शांत घाटी है, पेरियार है, ये सब ध्यान रखना है बेटा, इस सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट खास तौर पे। तीसरा है इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन यानी भारत, ध्यान रखना है बेटा, भारत और म्यांमार वाला जो हिस्सा है, भारत से म्यांमार की तरफ वाला जो हिस्सा है, ठीक है। चलिए तो ये वह है इंडो बर्मा रीजन, है ना। भारत का छोटा सा ही भाग रहता है इसमें, क्योंकि बांग्लादेश भी है, मलेशिया है सब, पर हमें भारत का याद रखना है। और चौथा है सुंदरलैंड क्षेत्र, सुंडालैंड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, सुंडालैंड। अब इतना ध्यान रखना आप कि ये जो है ना, ये आप सुंदरवन मत कर देना, इसको आप सुंदरवन मत कर देना, सुंदरवन अलग है, ये सुंदरलैंड या सुंडालैंड है। और इसमें भारत का खास तौर पे देखो, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तो छोड़ दो, इसमें भारत का अंडमान निकोबार का क्षेत्र आता है खास तौर पे, अंडमान निकोबार का क्षेत्र इसमें भारत का खास तौर पे आता है। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, खास तौर पे सुंडालैंड में, और अगर हम सुंदरवन कर देते इसे तो हम बांग्लादेश में पहुंच जाते और भारत में पहुंच जाते, दो ही जगह रहता ना फिर तो वो। तो ये ध्यान रखना है, सुंदरलैंड या सुंडालैंड है, सुंदरलैंड या सुंडालैंड, तो इनको 4 ही याद रखना है आपको। 4 ही चीजें याद रखनी है। हिमालयी क्षेत्र, 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, देखो ये मेन चीज है जो हमें याद करनी है, हिमालयी क्षेत्र उनमें एक है। पश्चिमी और पूर्वी घाट, इसमें भी केवल पश्चिमी ज्यादा पूछा जाता है। तीसरा इंडो बर्मा रीजन, और चौथा है सुंदरलैंड क्षेत्र। और बेटा इसमें जब ऑप्शन आएगा तो सवाल इसमें ऐसा ही पूछा जाता है, इनमें से कौन सा हमारा एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो 4 चीजें देंगे, इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगा।
और कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बेटा, 3 चीजें इनमें से दे देंगे और एक कहीं और से दे देंगे। 3 इनमें से एक और कहीं से, तो एक को हमें फिर पहचानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़े से सवाल मैं आपके ले लेता हूं। अभी नहीं पता है मनीष भाई, ये अभी नहीं पता है। ऋषभ भाई ये मैं पूछ के ही बता पाऊंगा, जैसा आपको बताया होगा मैं पूछ के बता पाऊंगा ये। ये मैंने अभी एसएससी जीडी में जब करवाया था ना प्रैक्टिस सेट, तो उसमें भी मैंने करवाया है। मैंने करवाया है, क्षेत्रों को करवाया है उसमें। पीछे का भूल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लिए हैं बच्चों ने? प्रैक्टिस सेट ले लो जिसे लग रहा है कि मैं पीछे का भूल जाता हूँ। हाँ जी, मैसेज आ रहा है आपका, बच्चा कह रहा है सर मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, आ रहा है। बेटा केवल काम की चीज पूछो, बहुत तेज कमेंट चलने लग गए। रैपिड फायर आज है? हाँ, रैपिड फायर रहेगा आज। बहुत तेज अब कमेंट चल रहे हैं। अब मुझे नहीं दिख पा रहे कमेंट, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, है ना। स्पोर्ट्स याद नहीं होता, एक बच्चा कह रहा है। बेटा रिवीजन ही इलाज, और कुछ इलाज नहीं है। आप नहीं करेंगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा उसका, इसलिए रिवीजन करिए। वो बच्चा बताए मुझे केवल के जी मैंने 10 बार रिवीजन किया था लेकिन मुझे स्पोर्ट्स याद नहीं हुआ। केवल वो बताए। अगर 10 बार आपने रिवाइज नहीं किया है तो अभी आपकी गुंजाइश है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।